Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. दोस्तों, आपने स्टेटमेंट सुने। अपने ऐसे ही जवाबों के साथ एस जयशंकर दुनिया के सामने उस नए इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जो ना तो अमेरिका से डरता है, ना ही दुनिया के किसी भी देश पर डिपेंडेंट रहता है। यूरोप को उसके घर में जाकर ये समझाता है कि वो भारत को ना सिखाए कि भारत के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हमेशा से इतनी स्ट्रांग थी। पहले वैश्विक पटल पर भारत की दावेदारी उतनी मुखरता से आगे नहीं आती थी, लेकिन जब से देश की फॉरेन पॉलिसी को डॉक्टर एस जयशंकर का साथ मिला है, ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया है। दुनिया के बड़े से बड़े फोरम्स पर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन आज वैसी ही है जैसी दुनिया की किसी और महाशक्ति की होती है, जिसका एक बड़ा क्रेडिट हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी को जाता है, जिन्होंने भगवान राम को आदर्श मानकर रामायण और महाभारत की शिक्षाओं के साथ इंडिया को वैश्विक पटल की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एस जयशंकर दुनिया भर की मीडिया में अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स और इंडिया को लेकर विजनरी अप्रोच के लिए बहुत पॉपुलर हैं। इतने पॉपुलर कि आज इंडिया की नई जनरेशन इंडियन फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर्स पर कैजुअली बातें करती है, जबकि एस जयशंकर से पहले विदेश नीति तो क्वांटम मैकेनिक्स की तरह मानी जाती थी, जिसे सिर्फ कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ सकते थे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एस जयशंकर के न्यू इंडिया के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या बड़े बदलाव किए हैं और कैसे इंडिया की बोल्ड इमेज को उन्होंने कोने कोने तक पहुंचाया है। लेकिन सबसे पहले आइए ब्रीफ में जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर एस जयशंकर बिना पॉलिटिक्स के देश के सबसे बेहतरीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कैसे बने। हु इज एस जयशंकर? दोस्तों, वैसे तो एस जयशंकर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें बता दें कि एस जयशंकर ने अपने करियर की शुरुआत एक ब्यूरोक्रेट की तरह की थी, जिसके लिए उन्होंने 1977 में IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। 1979 में एस जयशंकर पहली बार सोवियत यूनियन में पोस्ट हुए, जहां पर उन्होंने अमेरिका और रशिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाने का एक्सपीरियंस इकट्ठा किया। इसके बाद वो USA, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर और चाइना जैसे देशों में भी काम करते रहे और यहाँ तक कि एस जयशंकर चाइना में लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर भी बने। और यही वजह है कि एस जयशंकर की जियोपॉलिटिक्स की समझ इतनी क्लियर है। आखिर में एस जयशंकर USA में भी इंडिया के एम्बेसडर बने, जहां उन्होंने अमेरिका और इंडिया के बीच के रिलेशंस को और मजबूत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का रिजल्ट था कि एस जयशंकर के ही कहने पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडियन रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट आने को तैयार हुए थे। 26 जनवरी 2015 को बराक ओबामा भारत आए और इस बीच जयशंकर की काबिलियत को PM मोदी मॉनिटर कर रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 31 जनवरी 2015 को जैसे ही एस जयशंकर IFS से अपनी सर्विसेज से रिटायर होने वाले थे, उसके 72 घंटे पहले ही उन्हें इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया। और फिर 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने उनके एक्सपीरियंस और बेबाकी से काम करने के तरीकों की वजह से उन्हें देश के विदेश मंत्री का पद संभालने दिया, जिसके बाद से दुनिया में पैंडेमिक, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, पावर डोमेन का शिफ्ट सब कुछ हुआ। लेकिन इस सब के बीच इंडिया की ग्लोबल डोमिनेशन दिन ब दिन और मजबूत होती गई। दुनिया भर के देशों के साथ इंडिया के रिलेशंस बेहतर होने लगे और जो इंडिया के खिलाफ थे वो भी चुपचाप अपने देश की इकोनॉमी को बचाने में लगे रहे। लेकिन ये हुआ कैसे और कैसे एस जयशंकर इंडिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बन गए? आइए उसे समझते हैं। व्हाट इज एस जयशंकर्स फॉरेन पॉलिसी? दोस्तों, एस जयशंकर जिस समय भारत के फॉरेन मिनिस्टर बने, उस समय उनके सामने दुनिया भर की चुनौतियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगले ही साल ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया की हालात खराब हो चुकी थी। लेकिन जहां बाकी के देश हिम्मत हार रहे थे, एस जयशंकर ने इसे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2020 में इंडिया ने 200 देशों में से 150 देशों को कोविड से फाइट करने के लिए जरूरी मेडिसिन सप्लाई की। इनमें वैसे तो बहुत से डेवलप्ड देश भी शामिल थे और इंडिया के इस एक्शन ने दुनिया को दिखा दिया कि ये बड़े देश जहां सिर्फ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में भरोसा करते हैं, उन्हीं से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वही भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सभी का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है। एस जयशंकर के इस वसुधैव कुटुंबकम वाली पॉलिसी ने उन्हें एज अ फॉरेन मिनिस्टर आते ही फ्रंट फुट पर डाल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया और दरअसल उनको ये पता चल गया था कि आने वाले समय में ये दुनिया एक बाइपोलर वर्ल्ड नहीं रह जाएगी, जिसमें सिर्फ अमेरिका और रशिया दो ही पावर सेंटर थे, बल्कि आने वाला समय मल्टीपोलर वर्ल्ड का होगा, जहाँ पर बहुत से पावर डोमेन क्रिएट होंगे, जिनमें रशिया, अमेरिका के अलावा चाइना, मिडिल ईस्ट और इंडिया खुद भी शामिल होने वाला है। इसीलिए
इंडिया को एक नई मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी की जरूरत थी, जिससे वो हर पावर डोमेन के साथ अपनी रिलेशनशिप को और मेंटेन कर सके। इसी मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट करने का काम एच जयशंकर ने किया, जिसमें इंडिया ने सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अपने क्लोज नेबरिंग अलाइज के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू किए। और इनमें चाहे वो नेपाल हो या श्रीलंका या बांग्लादेश, जिनके साथ सालों से चाइना इसी वजह से काम कर रहा था ताकि वो इन देशों को इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सके, लेकिन चाइना के इस मंसूबे पे इंडिया ने पानी फेर दिया। इसके साथ ही इंडिया ने जापान और ईस्ट एशिया के बाकी देशों के साथ भी अपने रिलेशन मजबूत किए, जिसमें इंडिया की नई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस और मजबूत हुए, इतने मजबूत कि आज इंडिया उन्हें डिफेंस इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इंडिया आज अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, हर जगह इंडियन नेस की झलक आपको साफ नजर आएगी। और इसके दो पॉपुलर सिंबल हैं, अबू धाबी में बना भव्य हिंदू मंदिर और दूसरा आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इंडिया आज मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक बनाए जाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर अरब वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है तो हम अपने हित को प्रभावित कर मिडिल ईस्टर्न देशों को खुश करते हैं। डॉक्टर जयशंकर की पॉलिसी में इसका बिल्कुल भी स्थान नहीं है, और इसका ही एक एग्जाम्पल है इंडिया इजराइल की रिलेशनशिप। दोस्तों, ये बात हम जानते हैं कि आज इंडिया और इजराइल की दोस्ती कितनी बेहतर है, चाहे वो अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। इस तरह से देखें तो डॉक्टर जयशंकर ने जिस नई इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट किया है उसमें इंडिया के लिए क्या जरूरी है, ये बात सबसे ऊपर आती है। दोस्तों, अगर आज इंडिया की ग्लोबल डोमिनेंस इतनी ज्यादा नहीं होती और मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ इंडिया की डिप्लोमेसी कमजोर होती तो शायद ही कभी भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स फांसी की सजा हो जाने के बावजूद भी सही सलामत भारत वापस लौट पाते। और इसका भी श्रेय अगर देश के फॉरेन मिनिस्टर को दिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। इसी मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया आज अमेरिका का वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज होने के साथ साथ रशिया से भी अपनी सालों और दशकों की दोस्ती को निभा रहा है। दोस्तों, जब रशिया को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने बैन कर दिया था तब इंडिया ने अपने दरवाजे अपने दोस्त के लिए खोल दिए थे, और जब इस पर सवाल उठा तो वो एस जयशंकर ही थे जिन्होंने पूरे यूरोपियन वर्ल्ड को जवाब देकर चुप करा दिया था। डॉक्टर जयशंकर आंसर टू द यूरोपियन मीडिया ऑन परचेजिंग रशियन ऑयल। दोस्तों, एस जयशंकर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इंडिया को किसी गुट या किसी एक्सेस का हिस्सा नहीं बताना चाहते, क्योंकि अब इंडिया वो इंडिया नहीं रह गया है जो दूसरे देशों को प्लीज करके अपने काम करवाए। आज बतौर कंट्री इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ऐसे में देश अपना स्टैंड लेने और अपना ओपिनियन रखने में बिलीव करता है, जिसको स्ट्रांगली पोर्ट्रे करने में एस जयशंकर पीछे नहीं रहते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब से एस जयशंकर देश के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तब से लेकर अब तक दुनिया भर में कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत से इंडियंस भी फंसे हुए थे, और इन सभी इंडियंस को उन चलती हुई कॉन्फ्लिक्ट्स में से सही सलामत बाहर निकाल पाना भी एक उपलब्धि से कम नहीं है। जैसे कि ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से 18,282 इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया, और इसी तरह अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान पर वापस से तालिबान ने कब्जा कर लिया तब ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 669 इंडियंस को इवैक्यूएट कर घर वापसी करवाई थी। पिछले साल अप्रैल में ऑपरेशन कावेरी लॉन्च करके इंडिया ने करीब 4,100 इंडियंस और 136 फॉरेन नेशनल्स को सूडान से भी वापस लाया था। इसके अलावा ऑपरेशन अजय इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है, जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे इंडियंस को वॉर जोन से वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी को दिखाते हैं, और इसीलिए डॉक्टर जयशंकर को इंडिया का क्राइसिस मैनेजर भी कहा जाता है। इसी तरह देखा जाए तो एस जयशंकर जिस नए इंडिया की बात करते हैं वो उनकी मल्टीपोलर पॉलिसी और क्राइसिस मैनेजमेंट से ही पॉसिबल हो पाया है। लेकिन ये सब इसलिए भी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उन्होंने विश्व मित्र बन बैकग्राउंड में दुनिया भर के देशों के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं। और आइए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। हाउ इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडशिप्स अक्रॉस द ग्लोब अंडर डॉक्टर एस जयशंकर। दोस्तों, 2014 के बाद से ही भारत की ग्लोबल प्रेजेंस में इजाफा हुआ है। उसमें सबसे अहम बात ये थी कि दुनिया के बड़े देशों को भारत की जरूरत महसूस होने लगी, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्वाड कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन। क्वाड दोस्तों, क्वाड बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को कहते हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान शामिल हैं। ये चारों देश इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को अश्योर करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और क्वाड का मेन एम इस रीजन में बढ़ते चाइनीज थ्रेट को कम करना है। लेकिन इन चारों देशों में सिर्फ इंडिया को ही ऐसी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हासिल है जिससे वो इंडियन ओशन में चाइना को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और ये एडवांटेज डॉक्टर जयशंकर बखूबी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने बतौर फॉरेन सेक्रेटरी ही
क्वाड से बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर इंडियन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन किया, जिसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अक्टूबर 2020 में अमेरिका अपनी जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस को साझा करने को तैयार हो गया, जिससे इंडियन ओशन में इंडिया के पास बेहतर टोपोग्राफिकल एक्सेस आ गया। इसकी मदद से इंडियन ओशन रीजन में किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सैटेलाइट इमेज की मदद से ट्रेस किया जा सकता है, जो अमेरिका शायद ही किसी और देश के साथ कभी साझा करता। इसी से आप समझ सकते हैं कि एस जयशंकर का क्वाड डील में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इसे खुद अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक्नॉलेज करते हैं। और माइक पॉम्पियो अपनी किताब में एस जयशंकर के बारे में लिखते हैं कि ही इज अ प्रोफेशनल, रैशनल एंड अ फियर्स डिफेंडर ऑफ हिज बॉस एंड हिज कंट्री, इंडिया एंड द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। दोस्तों, इसी तरह यूरोपियन देशों के साथ इंडिया के रिलेशन की बात करें तो हिस्टोरिकली रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इंडिया और यूरोप के रिलेशन में ड्रास्टिक शिफ्ट 2014 के बाद से देखने को मिला है। साल 2021 में इंडिया और यूके ने रोडमैप 2030 नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट जैसे ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज इंक्लूडेड थे। नॉर्डिक कंट्रीज के साथ इंडिया के एंगेजमेंट में भी काफी सुधार आए हैं, और रीन्यूएबल एनर्जी ने इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस में भी की रोल प्ले किया है। इसी तरह फ्रांस के साथ एस जयशंकर ने भारत के डिफेंस ट्रेड के रिलेशंस को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे हम रफाइल डील और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से समझ सकते हैं। इंडिया एंड द अफ्रीकन नेशन। दोस्तों, आमतौर से इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस पर उतनी बात नहीं की जाती है, लेकिन एस जयशंकर के आने के बाद से इंडिया का ना सिर्फ अफ्रीका के साथ रिलेशन मजबूत हुआ है, बल्कि वो अफ्रीका में 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी बन चुका है। 2022-2023 की डेटा को माने तो इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच का ट्रेड $90 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो इंडिया के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा हब बन सकता है। इसीलिए इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ को डिटरमिन करेंगे, और इसीलिए एस जयशंकर ने नए भारत की छाप अफ्रीका पर छोड़ने के लिए कई गुडविल पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें हेल्थ से लेकर वहाँ के एजुकेशन सिस्टम सबको मजबूत करने के लिए इंडिया लगा हुआ है। इंडिया वहाँ के 50,000 बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहा है। और दोस्तों, ये सभी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि इंडिया ग्लोबली अपनी फ्रेंडशिप को मजबूत बना रहा है, और इसका रिजल्ट हम पिछले साल G20 में देखने को मिला, क्योंकि पहली बार इंडिया G20 की मेजबानी कर रहा था। और इसका अंत होते होते भारत ने ये प्रूव कर दिया कि वो एक ग्लोबल फ्रेंड होने के साथ इंटरनेशनल इश्यूज पर आम राय रखने वाला देश है, जो कॉन्फ्लिक्ट से पीस तक नए रास्ते और ब्रिज बनाने का काम करता है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो एस जयशंकर ने बतौर IFS लोगों की लीडरशिप में बेहतरीन काम तो किया ही, लेकिन जब उन्हें फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर्स को लीड करने का मौका मिला तो उन्होंने न सिर्फ इंडिया को नई फॉरेन पॉलिसीज दी, बल्कि खुद उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि एस जयशंकर देश के पहले ऐसे फॉरेन मिनिस्टर बने जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। इसीलिए इस समय भारत के विदेश मंत्रालय में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का अंतर खत्म हो चुका है, जिससे एस जयशंकर देश की सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री बनने की राह पर है। दोस्तों, क्या आप भी डॉक्टर जयशंकर को इंडिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर मानते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।